बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 अप्रैल पाकिस्तान में पीर की रात। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 142। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। एक तरफ तो आमद आमद थी जेडी वैंस की और ईरानी डेलीगेशन की और अमरीकी डेलीगेशन की कि वो बैठकर करेंगे मुज़ाकरात। दूसरी तरफ से अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान का एक कंटेनर शिप जो है वो कब्ज़े में ले लिया है और ये ऐसा कंटेनर शिप है जो चाइना से आ रहा था ईरान को, और दावा ये किया जा रहा है कि इसके अंदर जो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम है उससे रिलेटेड असलहा या उससे रिलेटेड पार्ट्स थे। इस पर ईरान ने शदीद एहतजाज किया है। आप सबको पता है कि एक तरफ से तो ईरान ने आबनाए हरमज़ को क्लोज़ कर रखा है, बंद कर रखा है, जिसको हाल ही में सदर ट्रंप ने आबनाए ईरान भी कहा था, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने उसी को क्लोज़ कर रखा है। ये जो अगर तस्वीर देखें तो जहां अमेरिकी शिप खड़ा है बाहर, यहाँ से आप समझिए कि अमेरिका ने इसे क्लोज़ कर रखा है। ये जो जंगला सा है ये असल में तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ये सिर्फ डिपिक्ट करने के लिए तस्वीर में कि कहाँ पर किसने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। और पीछे अगर आप जहाँ पर ईरानी झंडा देख रहे हैं वहाँ पर ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो जो बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता है उसको जाहिर है पहले अमेरिका उसको टकरता है, और जो अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है, कोई ऐसा जहाज़ जिसको ईरान नहीं आने देना चाहता, उसे उस तरफ से ईरान रोक लेता है। तो अब ये सूरत हाल है। इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो कंटेनर शिप था, मतलब ये तेल का टैंकर नहीं था, ये दूसरा शिप था जिस पर माल बरदार सामान आता है, कंटेनर्स आते हैं, ये चाइना से। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है या क्लेम ये किया जा रहा है कि इसके अंदर जो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम है उससे रिलेटेड मटीरियल है। मेजर डेवलपमेंट है, देखते हैं इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जब अमरीकी मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कई किस्म के क्लेम किए। एक तो उन्होंने अमरीकी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जेडी वैंस अब से कुछ घंटों में, ये आज उन्होंने दोपहर के वक्त या पीर की सुबह को कहा, जिसका मतलब है पाकिस्तान की शाम को जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फिर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी मीडिया से ये भी कहा कि आज ही, मतलब पीर वाले दिन ही, या लेट से लेट आप ट्यूसडे समझ लीजिए टाइम डिफरेंस की वजह से, कि आज ही ईरान के साथ डील जो है वो साइन हो जाएगी। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद पीबीएस से एक और अमरीकी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर ईरान ने हमारे साथ डील नहीं की तो बहुत जालिम किस्म के बम उनके ऊपर बरसाएंगे और वो तैयार हो जाएं, हमने अपने बम तैयार करके रखे हुए हैं। तो एक तरफ आप ये कह लें कि वो ये उम्मीद दे रहे हैं कि आज ही ये डील साइन हो जाएगी। दूसरी तरफ वो न्यूयॉर्क पोस्ट और दूसरे अखबारात के साथ बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जेडी वैंस रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान किसी भी लम्हे पहुंच जाएंगे और डील भी आज ही साइन हो जाएगी। और दूसरी तरफ बम बरसाने की बात हो रही है, लेकिन रॉयटर्स ये अब रिपोर्ट कर रहा है और उसके साथ साथ CNN भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जेडी वैंस शायद अभी तक अमेरिका से नहीं निकले। बहरहाल अभी नहीं निकले, कल निकल जाएं, परसों निकल जाएं, जाएंगे तो सही, और वहाँ पर बातचीत भी होगी ज़रूर। जैसे मैंने आपको कहा था कि तार कभी टूटेगी कभी जुड़ेगी। लेकिन सदर ट्रंप ने PBS के साथ बात करते हुए ये कहा है कि अगर सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई और ईरान ने कोई डील ना की तो फिर हम उन पर बहुत शदीद बम बरसाएंगे। अब एक पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर। अब से चंद महीने पहले पाकिस्तान ने सूडान को कोई 1.5 अरब डॉलर का असलहा बेचा था, जिसमें फाइटर जेट्स भी बेचने थे, मिसाइल भी बेचने थे और दूसरा असलहा भी बेचना था। आपको पता है कि जो सूडान है उसके अंदर भी एक तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है रेड सी में सूडान की, और वो इंपॉर्टेंस जो है वो UAE के लिए भी बहुत है और वही इंपॉर्टेंस जो है वो सऊदी अरब के लिए भी बहुत है। ऐसे ही समझिए जैसे आबनाए हरमज़ रोक रखी है, इस तरफ से ईरान ने, दूसरी तरफ से यमन कहता है कि मैं रोक दूंगा। तो सूडान के अंदर भी अगर इनका मुखालिफ मामला चला जाता है तो इनके लिए, सऊदी अरब के लिए भी, UAE के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। इसलिए वहाँ दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुप के पीछे UAE था और तो दूसरे ग्रुप के पीछे सऊदी अरब था। पाकिस्तान उनमें से एक ग्रुप को असलहा बेच रहा था 1.5 अरब डॉलर का। ये वही डील्स थी, एक तो लीबिया के साथ जब डील चल रही थी और एक सूडान के साथ। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बस अब IMF के कर्जे और सब कुछ हमने उतार देना है, रातों रात पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें। लफ्ज़ उनके ये नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। अब रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली रॉयटर्स जो दुनिया की बहुत ही मुतबर न्यूज़ एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सऊदी अरब के कहने पर अब पाकिस्तान ने इस डील को होल्ड कर लिया है, गालिबन अभी तक कैंसिल नहीं हुई। लेकिन अब सऊदी अरब ने कह दिया है पाकिस्तान को कि आप ये असलहा ना बेचें।
रॉयटर्स ये लिखता है कि पाकिस्तान के लिए अब सूडान को ये असलहा बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट के बाद और उसके अलावा भी पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से कर्जा लिया है, उससे पहले भी उधार पर तेल लेता है, तो बहुत ही गहरे जो आप ये कहिए कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, जो कि एक सच है। तो शायद पाकिस्तान अब सूडान को ये $1.5 अरब का असलहा ना बेच सके, ये भी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। याद कीजिए, यही नून लीग और लिफाफा सहाफ़ी एक ज़माने में क्लेम करते थे कि इमरान खान साहब ने मलेशिया का दौरा इसलिए कैंसिल किया क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता था और सऊदी अरब के प्रेशर पर किया। देखें, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते इमरान खान, इन्हें चाहिए था ये चले जाते। लिफाफा सहाफ़ी ये कहते थे इन्होंने सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर मलेशिया का अपना ट्रिप क्यों कैंसिल किया। जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती हैं जो कौमी मफाद की वजह से आप उन्हें पब्लिक नहीं करते, इसलिए मैं उस सब का भी प्रीवी हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं बस जो इनका तज्जिया था वही आपके सामने रखूंगा, मजीद उसके ऊपर ज़्यादा लबकुशाई नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं मजीद बोलूँगा तो उससे पाकिस्तान के कौमी मफाद को डेफिनेटली नुकसान पहुँचेगा। अब आगे चलते हैं। ये एक बुरी खबर कह लें पाकिस्तान के लिए ओवरऑल कि अब $1.5 बिलियन की ये जो पाकिस्तान के हाथ में एक डील आई थी वो पाकिस्तान के हाथों से अब निकल जाएगी। अगली खबर जो है वो बरतानिया से आपके सामने रख दें, हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ पर आजकल बहुत धुआंधार किस्म की डिबेट हो रही है। डिबेट ये हो रही है कि आपको एप्स्टीन फाइल्स का पता ही है, और उसमें जो एप्स्टीन था उसके साथ जिसकी दोस्ती थी, अब वो सारे के सारे लोग जो हैं बदनामे ज़माना हो गए हैं, और जिसका नाम उसके साथ आ रहा है उस पर ज़मीन तंग हो रही है। चलें, कानूनी तौर पर ना सही, समाजी तौर पर ऑफिशियली उनके लिए मामलात ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर बरतानिया ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, और वो जो एम्बेसडर साहब थे वो भी बहुत ही करीबी दोस्त थे एप्स्टीन के, या उनका भी राब्ता था। कहा जाता है कि जो बरतानिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें ये चीज़ लिख दी गई थी, लेकिन उस वक्त अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इसको ओवरलुक कर दिया और उसे अपॉइंट कर दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में मीन थोड़ी साल या 1.5 साल पहले जो प्रिंस चार्ल्स हैं, बल्कि अब तो किंग चार्ल्स हैं, उनके एक भाई, उन पर भी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बहुत ही आप ये कहिए कि गंदे किस्म के इल्ज़ामात हैं, उनकी तस्वीर हैं। अंडर एज लड़कियों के साथ ये क्लेम किया जाता है कि वो उनकी तस्वीर है, जिसको वो डिनाई करते हैं। तो उन्हें भी शाही महल से और तमाम जो शाही टाइटल्स हैं वो उनसे वापस ले लिए गए थे, और उन्हें भी महल से अलग कर दिया गया था, और उनके खिलाफ शायद अब कानूनी कार्रवाई भी इस वक्त बरतानिया में हो रही है। इसी तरह ये एम्बेसडर साहब जब फिर एप्स्टीन फाइल्स बाहर आईं और उनकी ईमेल्स भी एप्स्टीन के साथ मंजर आम पर आईं, तो बरतानिया ने अमेरिका में मौजूद अपने एम्बेसडर को फौरी तौर पर हटा दिया। अब जो बरतानिया की पार्लियामेंट है वहाँ पर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो आड़े हाथों ले रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर सुल्ताना ज़हरा सुल्ताना MP हैं, उन्होंने ये तकरीर की और झूठा कह दिया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। पता नहीं, वैसे हमारे यहाँ तो ये बड़ा कॉमनली कह दिया जाता है, लेकिन झूठा कहने पे वहाँ पर बुरा मनाया जाता है, आप सबको पता ही है। हमारे यहाँ तो क्योंकि झूठ बोले इतने जाते हैं तो इतना बुरा भी नहीं मनाया जाता। बहरहाल स्पीकर ने उन्हें फौरी तौर पर पार्लियामेंट से ज़हरा सुल्ताना को निकाल दिया कि उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीर करते हुए झूठा क्यों कहा। लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको बताना था कि आजकल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक तरफ तो सदर ट्रंप के हमलों की जद में है कि वो उन्हें कहते हैं कि ये बड़े लिस्से हैं, बिल्कुल भी बुज़दिल हैं, बिल्कुल भी जान नहीं पकड़ते, ईरान की जंग में हमारे साथ नहीं आते। तो दूसरी तरफ इन हाउस उनके पास जो बरतानिया के अंदर उन पर वैसे भी इकॉनमी और दूसरी चीज़ों की भी तनकीद है, लेकिन स्पेशली ये एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर जो कुछ लोग अपॉइंट हुए या कुछ लोगों के साथ उनका लेना देना था, डायरेक्ट एप्स्टीन के साथ तो नहीं, लेकिन जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स की वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जद में हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तंदोतेज़ किस्म के हमले हो रहे हैं। अब आपको एक और चीज़ दिखा दें, हमारी टीम के एक अहम मेंबर जो लगे रहते हैं 24 घंटे जहाज़ों के ऊपर, औकाब की नज़र रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं, वो किसी जहाज़ को हिलने नहीं देते। तो वो ये बता रहे हैं कि बाजी साहबा जो हैं वो एक बार फिर रावलपिंडी पहुंची हैं जहाज़ पे, और 3 घंटे के लिए उनका जहाज़ जो है वो वहाँ पर खड़ा रहा है। अब ये 3 घंटों में मेजर टाइम, पूरा टाइम नहीं, मेजर टाइम इस जहाज़ का इंजन जो है वो वहाँ पर ऑन रहा है, बीच में ऑफ भी हुआ है, लेकिन मेजर टाइम इस जहाज़ का इंजन 3 घंटे वो पिंडी के अंदर पार्क रहा है जहाज़। अब वो क्या करने गया, बाजी कहाँ गई थी, या उनकी कोई मीटिंग थी नहीं थी, हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन 3 घंटे तक उनका जहाज़ रहा। दोनों जाने की वीडियोस भी और आने की वीडियोस भी हम दोनों आपके सामने रख रहे हैं। टाइम स्टैम्प भी ऊपर है, जितने बजे उनकी लैंडिंग हुई है, तकरीबन 7 बजे के आगे पीछे वो लैंड किया है, और फिर 10 बजे के आगे पीछे उन्होंने वहाँ से टेक ऑफ किया है। तो दोनों टाइम भी मौजूद हैं, जाना भी मौजूद है, आना भी मौजूद है। ये ज़हन में रखा कीजिए कि ये जो वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं ये को हमने खुद से AI से नहीं बनाई हुई, ये फेक वीडियोज़ नहीं है।
ये जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो जहाज़ों को ट्रैक करती हैं, ये उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है हमारी टीम में से एक टीम मेंबर ने, एक हमारे कुलीग ने। तो जहाज़ का जो ट्रांसपॉन्डर होता है उससे ये वेबसाइट्स जो हैं मॉनिटर करती हैं रियल टाइम उनकी लोकेशंस को। तो ये ऐसे ही इमेजिनरी डाटा नहीं होता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो बहुत ही हैरान कुन खबर है, क्योंकि अभी इस वक्त जो वज़ीर दिफा हैं अमेरिका के, उनकी और जो सेक्रेटरी हैं यूएस मिलिट्री के, उनकी आपस में तंदो तेज लड़ाई चल रही है। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे इदारे जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही ये जो डिस्प्यूट है ये गहरा होता जा रहा है। पीट हेग्सेथ जो कि वज़ीर दिफा हैं अमेरिका के, और आर्मी के सेक्रेटरी हैं डैन ड्रिस्कोल, इनके दरमियान। और वो कह रहे हैं कि असल में ये लड़ाई जो है ये जनवरी 2025 से शुरू हुई है, जब दोनों ने ऑफिस संभाला। सदर ट्रंप ने इनको लगाया वज़ीर दिफा और वो सेक्रेटरी मिलिट्री, तो तभी से लड़ाई शुरू हो गई। वजह लड़ाई की ये है कि कहते हैं कि ड्रिस्कोल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं जेडी वैंस के, जो नायब सदर हैं, और पीट हेग्सेथ को कहते हैं कि ये खतरा है कि जो ड्रिस्कल हैं वो उनकी जगह ले सकते हैं। मतलब जब भी सदर ट्रंप उनको रिमूव करेंगे इस ओहदे से, अगर करेंगे, तो उनको ये शक है कि जो ड्रिस्कल हैं वो उनकी जगह ले लेंगे, इसलिए वो उनको पहले से ही हटाना चाहते हैं। लेकिन वो उनकी पावर में नहीं है, उनकी पावर में नहीं है, उनकी अथॉरिटी में नहीं है कि वो सदर ट्रंप की अप्रूवल के बगैर गालिबन डायरेक्टली उनको हटा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने उनको तो नहीं हटाया, या वो उनको तो अभी तक नहीं हटा सके, लेकिन उनके इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों को उन्होंने फायर कर दिया, और ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके, अखबार ये लिखता है, और उन्हें अकेला करके इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। तो ये एक ऐन उस वक्त जब अमेरिका बड़े बड़े फौजी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर है, ऐन उस वक्त बैक होम जो सेक्रेटरी मिलिट्री हैं और दूसरी तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी एक सर्द जंग चल रही है। अखबार ये लिखता है कि सबसे पहले लड़ाई शुरू इस बात पर हुई कि जो सेक्रेटरी ड्रिस्कोल हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि सदर ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको मिलिट्री के अंदर बुलाया जाए, उन्हें ब्रीफिंग दी जाए ताकि मिलिट्री के अंदर रिफॉर्म्स की जाए। इस पर अखबार ये क्लेम करता है कि जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने लड़ाई की, और उन्होंने उन्हें कहा कि ये आपका काम नहीं है, आप अपनी हद में रहें, ये मेरा काम है, इंचार्ज मैं हूँ, आपने दोबारा सदर हाउस को ऐसी किसी चीज़ के लिए आपने इनवाइट नहीं करना, ये मेरा काम है, जब मैं समझूंगा तब करूंगा। फिर कहते हैं कि जब सेक्रेटरी साहब जो सेक्रेटरी मिलिट्री हैं ड्रिस्कोल, वो जब छुट्टी पर थे, तो पीछे से इन्होंने मुतद्दद लोगों को फायर कर दिया, जैसे कि जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज थे उनको फायर कर दिया। फिर उनके पास पर्पल हार्ट था, 42 साल उनकी सर्विस थी यूएस मिलिट्री के अंदर। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इन्होंने जो जनरल डेविड हॉडने थे उनको फायर कर दिया। फिर मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, उनको फायर कर दिया। और इन सबको तब फायर किया जब ड्रिस्कोल जो थे वो छुट्टी पर थे, जो सेक्रेटरी मिलिट्री हैं, और उनके छुट्टी पर होते हुए पीछे से इन्होंने फायर कर दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे और लोग जिनको वो पसंद नहीं करते, जैसे कर्नल डेविड बटलर और दूसरे कई लोग, जैसे कर्नल डेविड बटलर हैं, वो स्पोक्स पर्सन थे, फॉर्मर जो जनरल मार्क मिली थे उनके, वो पीट हेग्सेथ उनको भी फारिग करना चाहते हैं, लेकिन ड्रिस्कोल उसके रास्ते में हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरिट पे अपॉइंटमेंट है, मैंने इनको फायर नहीं करना। तो ये इस वक्त सख्त जंग चल रही है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, मतलब कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं, सेक्रेटरी मिलिट्री हैं, और जो वज़ीर दिफा हैं, दोनों के दरमियान। आगे कैश पटेल जो FBI के डायरेक्टर हैं अमेरिका में, उनके खिलाफ द अटलांटिक जो जरीदा है, उन्होंने एक खबर पब्लिश कर दी। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बादानोशी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, और दफ्तर में भी नहीं आते, और इतनी ज़्यादा शराब नोशी करते हैं कि वो अपने दफ्तरी औकात जो हैं उनको भी वो नहीं निभा सकते। इस पर अब कैश पटेल ने उनके ऊपर एक हत्या के इज्जत का जो है वो दावा कर दिया है, और 250 मिलियन उनसे उन्होंने क्लेम किया है कि मुझे दिया जाए। मुझे 250 मिलियन जो है वो BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अब 250 मिलियन का हत्या के इज्जत का दावा किया है। लेकिन दी अटलांटिक कहता है कि हमने बिल्कुल सच्ची स्टोरी फाइल की है, हम इसका दिफा करेंगे। वो कहते हैं कि गालिबन हमने 17 बार या 19 बार रब्ता किया डिफरेंट लोगों से, और इनसे भी, कि इनसे इनका मौक़िफ़ लें, और इन्होंने नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि दर्जन भर लोगों के हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, जो इनके कुलीग हैं, जिन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं। हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड पर है, जो हमने स्टोरी की है हम उस पर कायम है, और हम अपनी और अपने जर्नलिस्ट जिन्होंने ये स्टोरी की है उनका दिफा करेंगे। तो आपको ये दोनों स्टोरीज शायद आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगे, लेकिन ये बताने के लिए कि जो इस वक्त सदर ट्रंप की हुकूमत है उसके अंदर भी बहुत सारा इस वक्त मसाइल चल रहे हैं। एक तरफ कैश पटेल जो FBI के अंदर हैं, वो मामला आप देख लें, अभी ही हाल ही में वो अपनी अटॉर्नी जनरल को फारिग करके हटे हैं। उससे पहले भी वो एक कैबिनेट मेंबर को, क्रिस्टी नोम को फारिग करके हटे हैं।
इसी तरह से अब पीट हेग्जिथ का जो है वो सेक्रेटरी मिलिट्री के साथ मामला चल रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी गुडी गुडी नहीं है, चीज़ें जो हैं उनमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है और बहुत सारा इंटरनल प्रेशर जो है वो अमेरिका के अंदर सिस्टम के ऊपर बिल्कुल है। अब आगे चलते हैं। आगे बीबीसी ने एक और स्टोरी की है और वो कहते हैं कि सदर ट्रंप की जो दूसरी सदारत है उसके दौरान बार बार ये देखा गया है कि बड़े बड़े सरकारी ऐलानात से चंद मिनट या घंटे पहले मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें गैर मामूली खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है, जिससे इनसाइड ट्रेडिंग का खदशा लगता है। 9 मार्च 2026 को शाम 6:29 पर तेल की कीमतें ऊपर गईं। 7:16 पर ट्रंप ने कहा कि जंग तकरीबन ख़त्म है और 7:17 पर कीमतें 25% गिर गईं, जबकि ये जो 47 मिनट है वो कहते हैं इनके अंदर शर्तें लगीं और कई लोगों ने उसके अंदर करोड़ों डॉलर जो है वो कमा लिए। इसी तरह वो कहते हैं कि 23 मार्च को सुबह 10:48 से 10:50 के दरमियान, ये 2 मिनट जो थे इनके दरमियान गैर मामूली सरगर्मी हुई और फिर 11:04 पर सदर ट्रंप ने ईरान से मुस्बत बातचीत का ऐलान किया और 1 मिनट में कीमतें जो हैं वो 11% गिर गईं। फिर वो कहते हैं अप्रैल 2025 में भी ऐलान से पहले बड़ी शर्तें लगाई गईं और 9.5% तारीखी इजाफा भी देखने में मिला। कुछ लोगों ने $20 लाख, तब जब ईरान पर पहला हमला किया था पिछले साल, $20 लाख लगाकर तकरीबन $2 करोड़ तक कमा लिए। जो यहाँ पर पोली मार्केट है जिसके अंदर बेट लगाते हैं लोग, वो कहते हैं उस पर भी एक अकाउंट ने $32,000 लगाकर $4,36,000 जीते और ये सब कुछ चंद मिनटों के अंदर होता है। तो कहीं ये इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, इसके ऊपर भी लोगों को गहरी तशवीश है। तो ये एक और डायमेंशन है अमेरिका के अंदर, जो सदर ट्रंप की मौजूदा कैबिनेट है उसके डिफरेंट लोगों के ऊपर जो प्रेशर्स यहाँ पर कम अज़ कम डेवलप हो रहे हैं या कम अज़ कम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब हो सकता है ये सब कुछ झूठ हो, इसमें कोई सच्चाई ना हो, जितनी चीज़ें भी आपके सामने रखी हैं, लेकिन मीडिया अब ये रिपोर्टिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर यहाँ पर भी माउंट हो रहा है। फिर ईरान अब ये दावा कर रहा है कि उन्होंने जो उनके कामकाजी ड्रोन्स हैं वो उन्होंने पिंक कलर के अब ड्रोन्स जो हैं वो उन्होंने तैयार कर लिए हैं और वो उनको गर्ल्स डे जो आ रहा है उसके ऊपर वो उनको फायर करेंगे अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो, उनका क्लेम है। और हैप्पी गर्ल्स डे की सूरत में वो इन ड्रोन्स को छोड़ेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ी। जो मिनाब के अंदर उनके मुताबिक बच्चियां शहीद हुई थी, उनकी मुनासबत से इन ड्रोन्स का रंग जो है वो पिंक किया गया है उनकी याद में या उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो एक ये खबर है जो अल जज़ीरा और दूसरे न्यूज़ आउटलेट जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर कतर की जो एविएशन है, उन्होंने अब इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी अपने एयरपोर्ट और एयर स्पेस को खोल दिया है। कतर एयरवेज, इत्तेहाद, एमिरेट्स, ये एयरलाइंस को बहुत नुकसान हुआ, आपको पता है, इनकी फ़्लाइट्स भी कैंसिल हुई और इन एयरपोर्ट्स के ऊपर ज़ाहिर है दूसरी एयरलाइंस भी सारी फ्लाई करती थी अमेरिका से, दूसरी जगहों से, और वो सबके ऑपरेशन सस्पेंडेड थे। अब कतर एयरलाइंस ने, कतर एविएशन अथॉरिटी ने जो इंटरनेशनल एयरलाइंस थी कतर एयरलाइन के अलावा, उनको भी इजाज़त दे दी है ऑपरेट करने की। तो आपको जो फ़्लाइट्स की बहुत महंगी कीमत इस वक्त पाकिस्तानियों को या दूसरे लोगों को भी, पूरी दुनिया को या इस रीजन के लोगों को कम अज़ कम देनी पड़ रही है ट्रैवल करने के लिए, उसमें आने वाले चंद हफ्तों में आप शायद कमी देख सकें या चंद महीनों में, क्योंकि जब ये बैकलैग इकट्ठा हो जाता है तो काफ़ी देर लगती है फिर ये सारा कुछ हैंडल होने में। लेकिन अब एयर स्पेस जो है वो वापस खुल रही है। फिर ज़रा इस्लामाबाद से खबर रखने हैं आपको कि वहाँ शरीफ ख़ानदान सारा इकट्ठा हुआ है और ऐसा ही लग रहा था कोई वलीमा है, कोई घर की पार्टी है, क्योंकि उसमें दोनों भाई थे, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ। उसमें इसहाक डार समदी थे, उसमें बेटी थी मरियम नवाज साहबा, और आज कहीं से खुदा खुदा करके हमारे भाई सफदर को भी बुलाया गया था। लेकिन ज़्यादा खुश ना होइएगा, वो इसलिए बुलाया गया था कि कश्मीर और GB के इलेक्शंस के ऊपर बोर्ड बना हुआ था। तो भाई सफदर क्योंकि हज़ारा वगैरह के इलाके के हैं, फिर वो उनके पास शायद यूथ विंग से रिलेटेड कोई ओहदा भी है, तो इस मुनासबत से उन बेचारों को बुला लिया गया। लेकिन फिर भी उन्हें बाजी के साथ चलने की इजाज़त नहीं थी। वो मियाँ साहब के पीछे पीछे चल सकते थे और वो जो फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है कि बाजी रुक गई, हालांकि निकले एक गाड़ी में से इकट्ठे थे। नॉर्मली वो अपने वालिद के साथ साथ चलती हैं, आज क्योंकि भाईजान साथ साथ चल रहे थे, मेरे तो वो भाईजान हैं, मैं तो उनका बड़ा ही दिल से एहतराम करता हूँ, यकीन करें, बड़े मुसीबती आदमी हैं वो। बहरहाल वो साथ साथ चल रहे थे तो बाजी ने फिर तवक्कुफ़ लिया, काफ़ी पीछे रह गई वो और वो अकेली चल के आईं। ऐसा लगता है कि किसी उन्हें गालिबन पीर फ़कीर ने मना किया है कि आप दोनों ने इकट्ठे नहीं चलना, आप किसी ने दुआ दी होगी शायद, और वजह मुझे कोई नहीं लगती, क्योंकि जोड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है दोनों की अगर वो इकट्ठे चलें, लेकिन वो उनके साथ इकट्ठा चलना नहीं चाहती। तो बहरहाल पूरा ख़ानदान था
ये नहीं लग रहा था कि पार्टी का मामला है, पूरे का पूरा खानदान इकट्ठा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वोट बनाया है इन्हीं टिकटों को देने के लिए, उसके ऊपर भी शदीद तनकीद चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी डाल दिया है जो पार्टी छोड़ गए थे और अब लोगों को एतराज़ात हैं कि उनको इस बोर्ड के अंदर क्यों डाला गया है। अब वो तो डलेंगे बोर्ड के अंदर, क्योंकि टिकटों के मामले में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ऐसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन बताने के लिए कि ऐसे ऐसे जो नॉर्मल दिनों में कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं, जब टिकटें शिकटें देनी होती हैं या सेनेट में कोई ओहदा है या पार्लियामेंट में कोई ओहदा है, तो एकदम से वो जैसे फाइटर जेट स्क्रैम्बल नहीं करते, वो ऐसे पार्टी के सारे फोरम्स के ऊपर स्क्रैम्बल करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, खान साहब को मैसेजिंग भेजना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो मामला ख़त्म हो जाता है तो फिर बिल्कुल वो ऐसे जैसे हवा में तहलील हो गए। महीनों आपको वो बहुत ही सीनियर लीडर्स जो हैं वो कहीं पर नज़र ही नहीं आते, क्योंकि किसी ओहदे की बातचीत जो है वो नहीं हो रही होती। तो अब क्योंकि फिर ये टिकटें हैं, टिकटों के अंदर हर जगह पर हर जमात में ये अगर कहा जाए कि नहीं तो पैसा चलता है, लीडरशिप को ऊपर टॉप पे ना पता हो वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे पैसा चलता है, लोग लॉबिंग करते हैं, सब कुछ मैंने ये धंधा कितना गंदा है ये सब कुछ मैं देख चुका हूँ। और क्योंकि इसमें पैसा बनाना होता है तो फिर बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इंटर होते हैं। कोई अपनी एक्सपर्टीज़ ये पेश करता है कि मैं पहले इस ओहदे पे था, मैं इन मामला को जानता था, मैंने पहले ये किया था, मैंने वो किया था। असल में यहाँ से दिहाड़ी लगानी होती है, बाकी सब बकवास है। अगर आप कहेंगे तो अगला कहेगा कि नहीं मैं हल्फ देता हूँ, मैं दिहाड़ी नहीं लगाऊंगा। आपको जरदारी साहब की बात याद करनी पड़ेगी, मोहदे कुरान व हदीस तो नहीं होते, तो इसलिए लोग कोई भी आपको बात कह देंगे। लेकिन ये बोर्ड्स के ऊपर जो लोग होते हैं इनमें एटलीस्ट 50 से 60% लोग जो हैं वो मालपानी बनाते हैं, सभी नहीं, 50 से 60% लोग मालपानी बनाते हैं। तो अब ये देखिएगा जैसे टिकटें दी तो एक शोर उठेगा, लेकिन जिसने फिर मसाला पकड़ा होगा वो कभी भी पकड़ा ही नहीं देगा और तरह तरह की तावीलें देंगे कि ये हमने इनको कैसे टिकट दी हैं। तो देखते हैं बहरहाल ये जो एक तरफ तो फैमिली ड्रामा था पूरे का पूरा, और दूसरी तरफ फैमिली तो नहीं है खान साहब की, लेकिन रिज़ल्ट वैसे ही हमें यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जब सिलेक्शन होती है तो हमें वर्कर्स कम ही वहाँ पर अकामोडेट होते हुए नज़र आते हैं। बड़े बड़े अक्सर औकात कई दफ़ा अच्छे फैसले भी होते हैं, जैसे अभी हाल ही में सेनेट का बहुत अच्छा फैसला हुआ, जब होता है तो हम उसको सराहते हैं। आगे चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, असम्बली ने मुज़ाकरात की हमायत में करारदाद मंजूर की है कि ये जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ज़रूर होने चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अमन कायम होना चाहिए और ये एक अच्छी सफारती कार्रवाई है। और इमरान खान की पॉलिसी का ये तसलसल है, वो हमेशा चाहते थे कि बैठ कर सुलह और तस्फिये के साथ ही बातचीत हो, बैठ के बातचीत हो तो मामला ज़्यादा बेहतर हल होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इन मुज़ाकरात की हक़ में एक करारदाद पास की। मेरे ख्याल में अच्छा अमल है, क्योंकि मुज़ाकरात होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तमाम लोग, भले वो अमेरिका हो या ईरान हो या यूएई हो या सऊदी अरब हो, सबको अमन मिलना चाहिए, अमन दुनिया की हर जगह पर होना चाहिए। अफसरान ने, अगली खबर जो है, पिछली तारीखों में तनख्वाहें बढ़ाकर 1 अरब 19 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक एसईसीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये अदायगियाँ जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 के दौरान बोर्ड मंजूरी से की गई। मतलब कि पिछली तारीखों में जालसाजी से, आप वो मानेंगे तो नहीं कि हमने जालसाजी से की, लेकिन पिछली तारीखों में तनख्वाहें बढ़ाकर अपने आप को अफसरान ने खुद ही 1 अरब 19 करोड़ रुपए दे डाले। तो जब सारे लूट मार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हम क्यों ना करें, तो ये अब पिछले 3-4 साल से रवाज चला हुआ है, तो ये क्यों पीछे रह जाएं। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि गरीब आदमी से मीटर का किराया भी ये 600 रुपये लेते हैं हर महीने, लेकिन ये जो रियासत है, लेकिन खुद रेडी तोड़ देते हैं गरीब आदमी की। लेकिन यहाँ पर जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ अगर आप देखें तो वो क्या कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अच्छा जी, आखिर पर ये शहबाज शरीफ साहब उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं आपके सामने जहाज़ से, और स्पीडें चेक करें ज़रा। ये वही शख्स हैं जो 4 साल जिनकी कमर में दर्द थी, ये बिल्कुल नहीं हिल पाते थे। और इसहाक डार साहब को तो याद होगा, हार्ट टॉक के ऊपर उसने पूछा था कि आप इतने सालों से बीमार ही हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं बीमार हूँ 3-4 सालों से। लेकिन दोनों की स्पीडें चेक करें उतरने की, दोनों बिल्कुल फिट हैं, और ये तब तक फिट हैं जब तक हुकूमत है। इनके ख़ानदान में से अल्लाह ना करे कोई भी बीमार हो, लेकिन कोई भी बीमार होता हमें नज़र नहीं आता जब तक कि इनके ख़ानदान के अंदर ये हुकूमत है। जिस दिन हुकूमत ख़त्म होगी इन सब की कमर में दर्द निकल आनी है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।